नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वीरा द जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पहले बैंकिंग के लिए जो अर्थव्यवस्था के टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं उनको पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से जो हम लोग टॉपिक प्रारंभ करेंगे वो है परंपरागत अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो बैंकिंग के अनेक चैप्टरों को हम लोगों ने क्लियर किया है, जैसे बैंकों के प्रकार, एनपीए की व्यवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। अन्य चैप्टर को हम लोगों ने एक एक कर विस्तार पूर्वक पढ़ा है। माफ कीजिएगा, आज थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट देखने में हमको दिक्कत होगी। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक चैप्टर है, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं आर्थिक नियोजन, भारत के स्वतंत्रता पश्चात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत की। तो इस प्रकार हमारे देश का विकास, आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित हो यह तय किया गया। हम लोगों को उसमें यह समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक एक पंचवर्षीय योजना के तहत आर्थिक विकास सुनिश्चित किया। और सबसे पहले जो स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 65 वर्षों तक हम लोगों ने आर्थिक नियोजन को अपनाया। ठीक है, आर्थिक नियोजन के कई पहलू हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ बात करेंगे आर्थिक नियोजन क्या होता है, वैश्विक स्तर पे जानेंगे कि आर्थिक नियोजन के प्रकार कितने होते हैं, आर्थिक नियोजन आखिर होता क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग बात करेंगे। अगले 3 लेक्चर में 4 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग समझेंगे और इस तरीके से टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को आपका कवर किया जाएगा। साथ में यह भी जानेंगे कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी योजना का प्रारूप किस प्रकार रखता था और उसको किस प्रकार से संसद द्वारा मान्यता दी जाती थी, अनुमति दी जाती थी। साथ में हम लोग ये भी दृष्टिकोण देखेंगे कि संविधान में आर्थिक नियोजन के लिए क्या क्या बातें कही गई, आर्थिक नियोजन योजना आयोग का संवैधानिक प्रारूप क्या था, उसके जो संवैधानिक पहलू हैं योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर ये पंचवर्षीय योजना संविधान के किस आर्टिकल के तहत बनाई जाती थी, किस आर्टिकल का महत्व होता था जिसके आधार पे केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। और एक अन्य चीज कि हम लोग ये भी जानेंगे कि आर्थिक नियोजन, भविष्य में आर्थिक प्लानिंग और इतिहास में अर्थात हमारी स्वतंत्रता पश्चात कौन कौन से ऐसे प्रयत्न किए गए जिसके माध्यम से आर्थिक नियोजन संपन्न हो पाया। ठीक है, तो आज जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। आज हम आपके कमेंट देखने में अक्षम हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। सिर्फ यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट की बात होगी, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो कृपया एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिएगा और धीरे धीरे हम लोग पूरे विस्तृत अध्ययन करेंगे आर्थिक नियोजन चैप्टर का। मान लीजिए कि यह अर्थव्यवस्था का बिल्कुल आधार है। ठीक है, 2-4 चैप्टर हम आपको बता दें, जैसे आपका आर्थिक नियोजन हुआ, बैंकिंग हुआ, साथ ही साथ भुगतान संतुलन हुआ, अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावलियां हुई। तो इनके माध्यम से ही पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हम लोग समझ पाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने चैनल पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांट रखा है, एक बैंकिंग की अर्थव्यवस्था और एक पारंपरिक जो सभी एग्जाम्स में आएगी, और एक
उनको हम लोग समझेंगे। तो बैंकिंग की हम लोग पढ़ चुके हैं और जो परंपरागत है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसी में परंपरागत अर्थव्यवस्था में हम लोगों का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वह है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। चलिए जल्दी से जल्दी एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, तो जिससे जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए, दीक्षा सिंह जुड़ गई हैं, एंजल डेविड जुड़ गई हैं जी, स्वाति दीक्षित, आलोक सिंह, प्रिया गुप्ता, रश्मि ठाकुर, काशीराम, प्रशांत, हिमांशु मिश्रा जी। चलिए एक बार सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो एक बार शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें, जिसके माध्यम से थोड़ी सी संख्या बढ़ जाए, हमारा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए लगा दीजिए आप लोग, फिर शुरुआत करते हैं। सिर्फ 2 मिनट का समय लगे। तो पहले चलिए शुरुआत करते हैं, जुड़ते रहेंगे जो लोग जुड़ेंगे, जो भी लोग जुड़े उनका सभी का पहले से ही स्वागत करे दे रहे हैं। आज कमेंट की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक नियोजन पे। किसी भी चैप्टर को, किसी भी विषय को और खास तौर पर अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जो अर्थव्यवस्था की शब्दावलियां हैं तो उनको सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए। तो यहां पर चैप्टर का नाम ही है आर्थिक नियोजन। तो इसका मतलब है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आर्थिक नियोजन किसको कहते हैं। तो यहां पर एक आप परिभाषा याद कर लीजिए या कॉन्सेप्ट बना लीजिए। देखिए, समाज के अर्थात एक राष्ट्र, एक देश या एक समाज के सभी संसाधनों का भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग करना, उनके लिए योजना बनाना या उनके लिए प्लानिंग करना ही हमारा क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, समाज के, एक राष्ट्र के, एक देश के या किसी भी संस्था के सभी संसाधनों का उनको एकत्रित करके उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाना, उनका सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद हमारे यहां आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ब्रिटिश कालीन भारत अर्थात परतंत्र भारत, जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, तो हमारे यहां आर्थिक नियोजन के कोई प्रयास किए ही नहीं गए। आर्थिक नियोजन के प्रयास किए गए थे, लेकिन उनकी जो सफलता थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, इसलिए जो प्रयास किए गए थे वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। ठीक है, तो बाद में स्वतंत्रता उपरांत जब भारतीय सरकार का गठन हुआ तो हमारे यहां हमारा देश जो है वो एक संप्रभु राष्ट्र बनकर उभरा। और संप्रभु राष्ट्र की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि राष्ट्र के, देश के सभी संसाधनों पर उसका अधिकार होता है। उन संसाधनों का किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाए, कैसे किया जाए और संसाधनों का कितना प्रयोग किया जाए, ये हमारी सरकार डिसाइड करेगी। तो स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात सिर्फ इतना अंतर पड़ा कि जो संसाधन पहले थे उस पे ब्रिटिश अधिकार था और जो अब संसाधन थे उस पे भारतीय अधिकार था। जब संसाधनों पर भारतीय अधिकार था तो यहां पर सीधी सी चीज है कि सरकार संसाधनों का किन लक्ष्यों के लिए प्रयोग कर रही है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग करेगी, कितना प्रयोग करेगी संसाधनों का और किस पर प्रयोग करेगी, इन सब का निर्णय लेना भी सरकार को ही सुनिश्चित करना था। तो ये तो बात थी हमारे आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन की परिभाषा को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि मान लीजिए कि आपका एक परिवार है, परिवार में जो इनकम का स्रोत है वो 10,000 रुपए है, मंथली आपके यहां मासिक 10,000 रुपए आता है। तो आपके यहां जो प्रधान परिवार का होता है या कह लीजिए मुखिया जो परिवार का होता है
वो 10,000 रुपए का किस तरीके से प्रयोग करेगा, कैसे प्रयोग करेगा और किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करेगा, परिवार का मुखिया, ये सब परिवार का मुखिया डिसाइड करता है। और जब ये तीनों चीजें एक योजनाबद्ध तरीके से आपके सामने रखी जाती हैं तो इसी को क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। अर्थ का नियोजन अर्थात आपके संसाधनों से जो पूंजी प्राप्त हो रही है, जो मुद्रा अर्थात पैसा प्राप्त हो रहा है, उसका कैसे प्रयोग करें, कितना प्रयोग करें और किन पर प्रयोग करें, तो ये हमारा दर्शाता है आर्थिक नियोजन। तो आशा करते हैं कि आर्थिक नियोजन के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, अर्थव्यवस्था को अपने परिवार से सीखिए, कहीं बाहर जाके आप लोगों को कहीं और जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार से ही अर्थव्यवस्था को उठाइए और उसको समझिए, उस पर थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। घर में माता पिता बजट बनाते हैं तो उसके माध्यम से बजट को समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से मुद्रास्फीति को समझिए, मुद्रा अपस्फीति को समझिए, और इसी तरीके से जब हम लोग लंबे समय के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो प्लानिंग की जाती है वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर एक चीज कंफर्म हुई, अर्थ आप लोगों को आर्थिक नियोजन का समझ में आ गया है। जिसको जिसको समझ में आ गया है वो कृपया कमेंट करके एक बार बता भी दे। चलिए, ठीक है। अगर कोई वीडियो में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता दीजिए जी। हो सकता है कि नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आए आप लोगों को या हमारे यहाँ ही, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और, आपको अब जो है अर्थव्यवस्था के रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दें कि कभी आंकड़े पर हो सकता है कि मानवीय भूलवश कहीं पे गलत लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि गलत लिख गए, आप लोगों के पास सही आंसर है, हमारे पास थोड़ा सा मानवीय भूलवश गलत लिख गया, तो इसके लिए आप लोग उस पर विवाद ना खड़ा करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में या ग्रुप के माध्यम से उसको पूछ लीजिएगा। ज्यादातर उम्मीद है कि सही लिखा है। अगर मानवीय भूलवश कुछ अगर गलत हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है या शब्द पे कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उस पे विवाद ना खड़ा करें, ठीक है। चलिए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। जी, तो अब बात आती है कि इस आर्थिक नियोजन के लक्ष्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लक्ष्यों की। तो आर्थिक नियोजन का मतलब हम आपको बता चुके हैं, अर्थ आपको हम बता चुके हैं। अब बात आती है कि लक्ष्य क्या है। तो सबसे जो पहला लक्ष्य होता है वो होता है गरीबी का निवारण। अगर कोई देश जो गरीब है वो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से या किसी भी योजना के माध्यम से आर्थिक नियोजन करता है। यहां पर ये मत समझिएगा कि आर्थिक नियोजन को ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं। आर्थिक नियोजन का एक प्रकार है दीर्घकालीन योजना, ठीक है, और उसी में है आपकी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो कोई भी हर देश लगभग सभी देश विश्व के आर्थिक नियोजन पर फोकस करते हैं। एक प्लानिंग तो विश्व अपने आगे आने वाले समय या भविष्य के लिए एक तैयारी तो कर ही लेते हैं। तो इसलिए तो जब तैयारी करते हैं तो उसका जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो क्या होता है, गरीबी। हर देश में विकसित देशों को कुछ स्थानों पर छोड़ के लगभग विश्व के अन्य जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, तो यहां पर गरीबी हमेशा विद्यमान रहती है। तो इसलिए इस गरीबी के निवारण के लिए प्रत्येक देश आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग करके भविष्य में गरीबी को एक लक्ष्य बनाता है, गरीबी को किस तरीके से मिटाया जाए। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कई योजनाएं ऐसी चली, लगभग चौथी और पांचवी योजना ऐसी चली जिसमें गरीबी को एक विशेष रूप में गरीबी का निवारण करने के लिए कदम उठाए गए। दूसरी बात रही रोजगार, अर्थात अगर कोई देश आर्थिक नियोजन करता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि सभी को रोजगार मिले। और रोजगार के पीछे जो मुख्य बात होती है वो ये होती है कि रोजगार मिलेगा तो
जैसे मान लीजिए हम लोगों किसी के पास जो है रोजगार नहीं है और सरकार ने आर्थिक योजना बना के, आर्थिक नियोजन करके, प्लानिंग बना के किसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को रोजगार दिलाया, तो रोजगार से आप लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो सीधी सी बात है, आपके पास पैसा आएगा तो मार्केट में जाएंगे, ठीक है, तो मार्केट में जाएंगे और कुछ खरीदेंगे। सरकार ने रोजगार के लिए आपको नौकरी दे दी, नौकरी से जब सैलरी आई तो हम मार्केट गए कुछ खरीदने, और जब हम मार्केट गए तो वहां पर जाके हमने कोई वस्तु खरीदी, और जब वस्तु खरीदी तो वस्तु की मांग हमने की। तो अर्थात जब हमारे पास सैलरी आएगी तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़त हो गई, और जब प्रति व्यक्ति आय में बढ़त हो गई तो हम मार्केट गए कुछ खरीदा। जब हम या हमारा एक समूह किसी वस्तु को खरीदता है तो सीधी सी बात है उसके मांग में तेजी आ जाती है, और जब मांग में तेजी आ जाती है तो उत्पादन जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो रोजगार की बात हुई थी, लक्ष्य की बात कर रहे थे हम लोग आर्थिक नियोजन के। लक्ष्य में गरीबी का निर्धारण था, रोजगार था। तीसरे लक्ष्य की अगर बात की जाए तो आर्थिक नियोजन, क्या आर्थिक न्याय, और अगला है आपका सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? अगर कोई देश प्लानिंग करता है अपने संसाधनों के सदुपयोग की, आने वाले वर्षों में किस प्रकार से नियोजन किया जाए, क्या प्लानिंग रहे, किस प्लानिंग के अनुसार बढ़ा जाए, अगर इसकी बात करता है तो सीधी सी चीज है कि लोगों के पास, अर्थात आर्थिक न्याय का यहां पे मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है इसको भरने का काम, इसके लिए आगे की योजना क्या होगी, भविष्य की योजना क्या होगी, इस पे कार्य किया जाएगा। तो यहां पर आर्थिक न्याय से हम लोग यही समझते हैं कि अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है इसको बराबर करने का काम किया जाएगा, ठीक है। तो सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय में समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक समान हिस्सा होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, भेदभाव नहीं होगा, न जाति के आधार पे, न रंग के आधार पे, न धर्म के आधार पे। तो आर्थिक नियोजन के माध्यम से, आर्थिक नियोजन अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग के आधार पर हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं या ऐसी योजनाएं सरकार चलाती है जिनके माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग हो या महिला वर्ग हो या जो भी पिछड़ा वर्ग रह गया, जो विकास की तुलना में पीछे रह गया है, ठीक है, तो उसके लिए योजनाएं दी जाती हैं। अगली बात की जाए तो मानव संपदा का विकास। मानव संपदा से क्या मतलब है? तो यहां पर मानव संपदा से ये मतलब है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके पास जो उसकी बौद्धिक संपदा है या मानव की जो क्षमता है, हमारे देश की जो नागरिकों की जो क्षमता है उसके अनुरूप उनके लिए कार्य दिया जाए। ऐसा नहीं है कि पीएचडी पास व्यक्ति को रोजगार के नाम पर आप किसी छोटे मोटे पद पे रख रहे हैं, अच्छी योग्यता वाले पुरुष को आप किसी छोटे जगह पे नौकरी दे रहे हैं, तो ये मानव संपदा का दुरुपयोग होगा, ठीक है। तो अगली बात हम लोग करते हैं कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। जो आर्थिक नियोजन सरकार चलाती है उसका अगला जो लक्ष्य है वो है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। किस प्रकार सरकार आत्मनिर्भरता के लिए, देखिए जैसे मान लीजिए कोई पंचवर्षीय योजना चल रही है, पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए मनरेगा शुरू किया गया। तो उस योजना के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से जो समाज की खाई थी, जो आर्थिक खाई थी, गरीब था, अमीर बहुत अमीर था, तो ये जो खाई था इसको भरने का, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने का इसमें काम किया गया। जैसे एक आपको प्रणाली याद है, पीडीएस प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, अर्थात जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है, कोटा सिस्टम जिसको हम लोग देसी भाषा में कह सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी सामाजिक
दिक्कतें दूर की जाती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को पोषण स्तर तक पहुंचाया जा सके, उसकी जो बुनियादी चीज है अर्थात भोजन है उसको दिया जा सके, इसके लिए प्रयास किया जाता है। तो चलिए ये तो हो गई लक्ष्यों की बात। इसके साथ ही साथ अन्य भी इसके लक्ष्य हैं, जैसे वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन से क्या समझते हैं? सभी को, अर्थात जो गरीब है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा तबका है, उसको भी वित्तीय सुविधाएं प्राप्त हो सके। तो वित्तीय समावेशन का भी लक्ष्य होता है। समपोषणीय विकास। समपोषणीय विकास अर्थात पोषण के साथ विकास हो। मान लिया पहले क्या था, पीडीएस प्रणाली में सिर्फ गेहूं दिया जाता था, चावल। आजकल ये हो गया है कि अब दालें भी वितरित की जाएंगी, पोषण का भी ध्यान रखा जाएगा, कोई भी व्यक्ति कुपोषित ना रहे। जैसे एक छोटा सा आपको भारत में उदाहरण मिल जाएगा देखने को, प्राइमरी स्कूल हो या सरकारी स्कूल, वहां पर मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। ठीक है, खूब ज्यादा चर्चा में रहती है, मिड डे मील खूब चर्चा में रहता है। तो इसके पीछे जो सरकार का लक्ष्य है, अगर हम लोग उसकी बात की जाए तो सरकार का लक्ष्य है सभी लोगों को पोषण देना या संपोषणीय विकास करना, इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। तो ये हम लोगों ने बात की थी आर्थिक नियोजन। तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए कि आर्थिक नियोजन कहते किसको है और आर्थिक नियोजन के लक्ष्य कौन कौन से हैं। अगली बात है कि आर्थिक नियोजन के प्रकार कितने होते हैं। कई प्रकार होते हैं आर्थिक नियोजन के, एक एक कर हम लोग समझेंगे और संक्षिप्त विवरण प्राप्त करेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और ज्यादा हम लोग सतही भी नहीं पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है कि आप लोगों के अंदर जब तक कि आर्थिक नियोजन ना पहुंचे, आप घर में भी आर्थिक नियोजन ना करने लगे, तब तक की पढ़ाई भी कोई फायदा नहीं है और किसी भी चीज को पढ़े भी कोई फायदा नहीं है। किताबों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर बाहर पढ़ लें, उसको अपने अंदर अमल में लाएं, उससे कुछ सीखें, तब आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। तो अगली बात है कि प्रकार कौन कौन से होते हैं। आर्थिक नियोजन के प्रकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर्थिक नियोजन के बहुत से प्रकार होते हैं, लगभग 6 से 6 या 7 प्रकार होते हैं, उनमें भी विभाजन होता है। तो हम लोग एक एक प्रकार को उठाते हैं और समझते जाते हैं। जैसे पहला प्रकार देखिए, पहले प्रकार की अगर बात की जाए तो पहले प्रकार में साम्यवादी आर्थिक नियोजन और प्रजातांत्रिक 2 नियोजन की बात हो रही है। जो महत्वपूर्ण है आपके कॉन्सेप्ट की दृष्टि से, उनको तो थोड़ा सा हम लोग वर्णन करेंगे, उन पे थोड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बाकी जो नियोजन के प्रकार हैं बहुत छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेके इस बात को समझ लीजिए, आगे के लिए बहुत फायदा होगा। आप लोग अगर अर्थव्यवस्था पढ़ना ही चाहते हैं तो बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो साम्यवादी बात, साम्यवादी आर्थिक नियोजन और प्रजातांत्रिक आर्थिक नियोजन। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा, जो साम्यवादी है, साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट प्लानिंग जो है, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग है, इसमें केंद्रीयकृत व्यवस्था होती है। केंद्रीयकृत, पूरा का पूरा आर्थिक नियोजन एक केंद्रीय संगठन के अधीन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा इसका उदाहरण अगर हम लोग लें तो रूस से ही हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना का मॉडल अपनाया था। चलिए, जी, तो हाँ, साम्यवादी अर्थात केंद्रीकृत संगठन के माध्यम से इसका संचालन किया जाता है। जैसे एक रूस का उदाहरण यहां पे ले रहे हैं। रूस में जो सरकार है, रूस की जो सरकार है, वही योजना का प्रारूप बनाएगी, वही तय करेगी किसे लागू करना है और किस पर लागू करना है। अर्थात कट्टरता
पूर्वक, अगर ध्यान से बात सुनी जाए तो कट्टरता पूर्वक अगर सरकार योजना बनाए और उसको कट्टरता पूर्वक ही लागू करने के लिए कह दे तो ऐसे आर्थिक नियोजन को हम लोग साम्यवादी नियोजन कहते हैं। बैच में हमने ये बात बता भी रखी है। दूसरी बात है प्रजातांत्रिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। इसमें क्या होता है, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों लोग, ठीक है, थोड़ा देखिए, सरकार क्या करेगी, योजना को बनाएगी, बनाने का कार्य किसका होगा, सरकार का होगा, और निजी लोग उस पर सिर्फ और सिर्फ अमल करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण भारत। भारत में अगर हम लोग आर्थिक नियोजन की बात करें तो केंद्र सरकार के माध्यम से यहां पर आर्थिक नियोजन होता है। भविष्य के लिए संसाधनों के उपयोग की जो प्लानिंग है वो केंद्र सरकार करती है। लेकिन कहीं ना कहीं पर आप देखिएगा कि आर्थिक नियोजन के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं या जो संसाधन चाहिए होते हैं उनमें पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र का, प्राइवेट क्षेत्र का भी उतना भाग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आर्थिक नियोजन सरकार ने बनाया और उसमें कहा आर्थिक नियोजन का एक मुख्य लक्ष्य रखा कि वित्तीय समावेशन, और वित्तीय समावेशन में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स अलाउ की जाती है लेकिन कुछ नियंत्रण के साथ, ठीक है। तो यही है आपका प्रजातांत्रिक, सरकार का भी हिस्सा होगा, निजी क्षेत्र का भी इसमें हिस्सा होगा। तो यहां पर भारत इसका उदाहरण है। प्रजातांत्रिक का अगर हम लोग अपनी भाषा में नाम देना चाहें तो इसको मिश्रित बाजार प्रणाली भी कह सकते हैं, मिश्रित बाजार, ठीक है। तो ये मिश्रित बाजार हो गया। चलिए अगले बात करते हैं दूसरे प्रकार की। देखिए दूसरा प्रकार है प्रेरणात्मक आर्थिक नियोजन, ठीक है, या इसी को निर्देशात्मक भी कहते हैं, और दूसरा है आपका आदेशात्मक, ठीक है। यहां पे दूसरे प्रकार में दो प्रकार हैं, एक प्रेरणात्मक है और एक आदेशात्मक है। प्रेरणात्मक पे क्या है कि सरकार केवल नीति बना देगी, अर्थात आर्थिक नियोजन की प्लानिंग कर देगी, ठीक है, आर्थिक नियोजन की प्लानिंग कर देगी। और अगर यहां पर बात की जाए लागू करने की, तो लागू करने में जो मुख्य भूमिका रहेगी वो निजी क्षेत्र, निजी और सरकार या स्थानीय स्तर पे। जैसे मान लीजिए कि यहां पे भी प्रेरणात्मक निदेशात्मक जो आर्थिक नियोजन है भारत में भी लगभग छठी पंचवर्षीय योजना के बाद से देखने को मिलता है। आप उदारीकरण के युग से बात कीजिए, 1991 से बात कीजिए, तो 1991 से आप जब देखेंगे तो देखेंगे कि सरकार का हस्तक्षेप सिर्फ नाम मात्र का है। सरकार सिर्फ निर्देशात्मक सुझावात्मक अवस्था में आ जाती है, सिर्फ सुझाव देने और यहां पर सिर्फ प्रेरणा या निर्देश देने का कार्य करती है। तो केवल इतनी ही बात यहां पर होती है, सरकार निर्देश देती है, कार्य किसी और को करना होता है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया और यहां पर राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर इन सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आदेशात्मक की बात करें तो यहां पर कट्टरता दिखती है, यहां पर सरकार कहती है कि आपको लागू भी करना है, नीति भी हम भी बना के देंगे, अर्थात नीति भी यही बनाती है, कानून भी यही बनाती है और क्रियान्वयन भी सरकार ही करवाती है।
मतलब कि अगर सरकार ने कोई आर्थिक योजना बना दी या आर्थिक नियोजन कर दिया, प्लानिंग कर दी और कहा कि आपको ये करना ही करना है, सीधे सीधे आदेश दिया कि इसके लिए आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, आपको ये योजना लागू करनी है और एक अच्छे स्तर पे लागू करनी है। तो एक इसका छोटा सा हम लोग अगर उदाहरण समझें तो याद कीजिए कि कुछ राज्यों में आपका ग्राम पंचायतें नहीं होती थी। पहले 1991-92 से पहले हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें नहीं होती थी, कभी मन हुआ चुनाव करा लो, कभी नहीं करा लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक आदेशात्मक ना होकर सिर्फ और सिर्फ निर्देशात्मक था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और अब क्या है, आपको चुनाव करवाना ही करवाना है। चलिए देखते हैं। तो एक चीज यहां पे थोड़ी सी पॉलिटी की भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि आपको राज्य स्तर की ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने हैं और राज्य कहता है कि हम नहीं कराएंगे, तो ऐसा अब संभव नहीं है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जैसे ही सरकारें, राज्य सरकार ये बात कहती है कि हम चुनाव नहीं करवा पाएंगे, तुरंत ही केंद्र सरकार कहेगी तो आप संविधान की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों का एक अलग से अनुसूची बना के उसमें ऐड किया गया है ग्राम पंचायतें, तो इस वजह से अब वो संवैधानिक रूप में आ गई है। और जैसे ही एक राज्य सरकार एक केंद्र सरकार की बात नहीं मानेगी तो तुरंत वहां पर क्या देखने को मिलेगा, केंद्र सरकार कहेगी कि हाँ, आपने संविधान का अतिक्रमण किया है और वहां पर आपातकाल लगाने की स्थिति आ सकती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा राज्य व्यवस्था का पॉइंट था। चलिए अगले बात प्रकार की करते हैं। ये दूसरा प्रकार था प्रेरणात्मक या निर्देशात्मक, दूसरा और आदेशात्मक। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं। हाँ, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। ठीक है, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रकारों की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक ही संगठन द्वारा, अर्थात साम्यवादी में थोड़ी सी कट्टरता हो जाती है और केंद्रीकृत का मतलब है एक ही संगठन के माध्यम से पूरी की पूरी आर्थिक प्लानिंग जो है, आर्थिक नियोजन है, वो सब पूरा संपन्न किया जाता है। और विकेंद्रीकरण की बात की जाए तो यहां पर बहुत से संगठन मिलकर निर्णय लेते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य से समझते चलते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए केंद्रीकृत का मतलब अगर समझे तो यहां पर योजना आयोग मान सकते हैं। योजना आयोग, योजना आयोग में जो भी होता था वो सब केंद्र सरकार के होते थे। राज्य सरकारों को वहां पर प्रतिनिधित्व करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता था। ये वहां पर दिक्कत थी, क्योंकि वहां पर एक ही सरकार द्वारा, एक केंद्रीय संगठन द्वारा, एक ही संगठन द्वारा केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन लागू किया जा रहा था। सिर्फ एक केंद्र सरकार ही सभी निर्णय लेती थी, किस राज्य को कितना अनुदान देना है इसका निर्णय सरकार ही करती थी। लेकिन अब विकेंद्रीकरण की बात की जाए तो यहां पर एक हम लोग छोटा सा उदाहरण लेते हैं, नीति आयोग। योजना आयोग को बदल के नीति आयोग में बदला गया। यही सबसे बड़ा अंतर है योजना आयोग और नीति आयोग में, जहां योजना आयोग के माध्यम से सिर्फ केंद्र सरकार अपनी सत्ता स्थापित करती थी। अब क्या हो गया है, विकेंद्रीकृत हो गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग के सदस्य होते हैं, ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो यहां पर बहुत सी राज्य सरकारें मिलके एक योजना बनाती हैं, एक प्रारूप बनाती हैं आर्थिक नियोजन का, इकोनॉमिक प्लानिंग का, और उस पर धीरे धीरे अपनी बात रखी जाती है और चला जाता है, ठीक
ठीक है। तो ये विकेंद्रीकरण हो गया नीति आयोग, और केंद्रीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर योजना आयोग होगा। ये था तीसरा प्रकार। चौथे प्रकार की बात करें तो एक है आपका दीर्घकालीन और दूसरा है चक्रीय अर्थात रोलिंग प्लान। आप लोगों को याद है मोरारजी देसाई की सरकार जो 1967 में इमरजेंसी के बाद में बनी थी, उसने चक्रीय योजना अर्थात रोलिंग प्लान को अपनाया था। दीर्घकालीन में योजनाएं चलाई जा सकती हैं 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, और चक्रीय हमेशा 1 वर्ष की होती है। तो हमारे यहाँ दोनों तरीके के आर्थिक नियोजन करके देखे गए, चक्रीय और दीर्घकालीन। अगर दीर्घकालीन की बात की जाए तो कई पंचवर्षीय, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारे यहाँ दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन किया गया, जबकि मोरारजी देसाई की सरकार ने 2 या 3 वर्ष के लगभग चक्रीय योजना या रोलिंग प्लान जो था उसको लगाया। अंतर क्या है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अंतर क्या है आपस में सिर्फ इतना अंतर है। एक थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आपकी स्थिति आज के दिन थोड़ी सी निम्न है, ठीक है। मान लीजिए आपकी प्रति व्यक्ति आय 2000 रुपए, ठीक है, और अगले वर्ष आपकी आयु किसी भी अन्य कारण से, किसी भी मेहनत के कई कारक होते हैं आपकी आय बढ़ने के, किसी भी तरीके से एन प्रकार आपकी आय जो है वो 10,000 हो जाती है। 2000 से 10,000 की छलांग लगा दी आपने 2 वर्ष बाद। लेकिन पंचवर्षीय योजना तो 1 से 5 वर्ष तक की है, अर्थात 5 वर्षों के लिए वो फिक्स हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब उस योजना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि संसद के द्वारा अनुमति मिली होती है। तो यहां पर भी वही दिक्कत आती है कि 1 वर्ष में आपकी क्या दिक्कतें थी, क्या बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, लेकिन आपने 5 वर्ष की एक समग्र योजना प्रस्तुत कर दी है, तो 5 वर्षों में कितना विचलन आएगा ये आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे एक चुनाव की बात आती है कि एक व्यक्ति 1 साल में पता चल जाता है कि कैसा नेता है, ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष का समय मिले, हमें राइट टू रिकॉल का एक ऑप्शन देना चाहिए कि जिस नेता को हम पसंद नहीं करते 1 वर्ष बाद उसको वापस बुला लिया जाए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे पूरे 5 वर्ष की आपने बना के रख दी, और मान लीजिए आज की परिस्थिति और 2 वर्ष की परिस्थिति में अंतर हो गया, तो 5 वर्षों तक हमें उसको झेलना पड़ेगा। वही चक्रीय योजना में यह फायदा होता है कि प्रत्येक वर्ष एक योजना तैयार की जाती है एक लंबे समय के लिए, और उसके माध्यम से विकास की, आर्थिक विकास की एक नई परिभाषा को बनाया जाता है, एक नए उद्देश्य को गठित किया जाता है। तो ये दोनों में अंतर रहता है। 1 वर्ष कम समय में आप जल्दी से जल्दी जितना भी हो सकता है वो आपका आकलन किया जा सकता है, ठीक है। 5 वर्ष में मान लीजिए 2 वर्ष बाद आपकी स्थिति अच्छी हो गई है और योजना 5 वर्ष की है, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे जी। चलिए, ये तो था चक्रीय और दीर्घकालीन, लेकिन ये भी बात समझिएगा कि चक्रीय बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जब हमारे सामने, जैसे मान लीजिए हमें गरीबी हटानी है, आप सरकार की जगह रह के सोचिए और हमको गरीबी हटाने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या आप इतनी बड़ी जनसंख्या की गरीबी सिर्फ 1 वर्ष में कम कर सकते हैं? वहां पर चक्रीय योजना, रोलिंग प्लान फेल हो जाता है, ठीक है। और हमारे यहां भारत में रोलिंग प्लान फेल होने का मुख्य कारण ही यही था। क्या कारण था कि हमारी जनसंख्या घनत्व अर्थात एक जो विभिन्नताएं हैं हमारे यहाँ, जो जितने सारी जाति हैं, इतने सारे धर्म हैं, जो इतनी ज्यादा भिन्नता है, इसमें 1 वर्ष के दौरान कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। कोशिश कितनी भी कर ली जाए लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना का प्लान चलता है। अब ये सप्तवर्षीय कर दिया गया है, 2021 तक, 2015 से 2021 तक था, ठीक है। तो चलिए, ये था आर्थिक नियोजन का एक अन्य प्रकार। चलिए, इसमें थोड़ा सा एक और रह गया है जो आप लोगों को समझना सही है। भौतिक और वित्तीय नियोजन। भौतिक
और ये है वित्तीय। भौतिक नियोजन का मतलब है जब हम हमारे देश के नागरिकों को कपड़े उपलब्ध करा दें, भोजन उपलब्ध करा दें, मकान, अर्थात हमारे देश की जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं जिनको कहा जाता है रोटी, कपड़ा, मकान, इसमें दो चीज और सम्मिलित कर लीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। आजकल के जमाने में इंटरनेट को भी बना देना चाहिए, लेकिन अभी तक 5 ही मानिए, ठीक है। रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, और बिजली भी मान लीजिए, इसमें कई हमारी बुनियादी सुविधाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है भौतिक सुविधाएं, सरकार इस प्रकार का आर्थिक नियोजन करे कि लोगों तक रोटी पहुंचे, मतलब खाद्यान्न पहुंचे, कपड़ा पहुंचे, अर्थात उनके पास प्रति व्यक्ति आय हो थोड़ी बहुत, तभी तो कपड़े खरीद पाएंगे। उसके बाद उनके लिए रहने के लिए आवास होना चाहिए, और तीसरी बात जो हम यहाँ करेंगे, स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए जो उनके लिए निःशुल्क हो लगभग, या उनके पास इतना पैसा हो, और शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो अर्थात जो भौतिक जरूरतें हैं मानव की, वो पूरी रखने के लिए जब आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, भौतिक आर्थिक नियोजन कहते हैं। वहीं अगर हम लोग वित्तीय बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात ना देखकर प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सरकार जब प्लानिंग करेगी तो उसको क्या कहेंगे, वित्तीय आर्थिक नियोजन कहेंगे। अर्थात सरकार आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ा देती है, वो भौतिक सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा पे कोई जोर नहीं देती, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, वित्तीय आर्थिक नियोजन कहेंगे। तो यहां पर आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या समझा, अर्थ के बारे में समझा आर्थिक नियोजन के, और दूसरी बात लक्ष्य समझी, और तीसरी बात हम लोगों ने आर्थिक नियोजन के प्रकार समझे। कल हम बात करेंगे स्वतंत्रता पूर्व किस प्रकार से आर्थिक नियोजन के प्रयास किए गए थे। एक एक पॉइंट अर्थव्यवस्था, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, बैंक खास तौर पे, आरओ, एआरओ, इन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फैक्चुअल होगा, थोड़ा सा तथ्यों के हिसाब से समझेंगे। बॉम्बे प्लान क्या था, जाकिर हुसैन योजना क्या थी, ठीक है। तो इनके विषय में हम लोग एक एक कर, भारत में आर्थिक नियोजन के पितामह किसको कहा जाता, सूत्रधार किसको कहा जाता, ये तथ्यात्मक प्रश्नों का विवरण कल आपको मिलेगा। तो इसके माध्यम से आपको एक समग्र यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया गया, अगले दिन आपको तथ्यात्मक बात पता चलेगी, फिर हम लोग एक एक कर पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ पर चलेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन समझ में आया है। वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत के कारण अलग अलग बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको शाम तक अपलोड होके मिल जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जिससे हम सभी लोगों का मनोबल बढ़ता है। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।